वेलकम बैक टू माय चैनल AKM शॉर्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। सबसे पहला जो फाइनेंस बिल में चेंज आया है वो न्यू टैक्स regime में आया है। नाउ द टैक्स स्लैब्स हैज़ बिन चेंज। नाउ द स्लैब्स आर लाइक 0 से 2.5 लाख पे 0%, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 5.5, 5 से 7.5 पे 10%, 7.5 से 10 पे 15%, 10 से 12.5 पे 20%, और 12.5 से 15 पे 25%, और 15 से ऊपर जितने भी होंगे 30% होंगे। ये याद रखना कि अगर ये टैक्स रिजीम आपने अप्लाई कर ली है, आपने ऑप्ट कर ली है, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है 80CCC और 80JJAA की डिडक्शन मिल सकती है, और आपको सेक्शन 24 की डिडक्शन मिल सकती है। एक बात और ही ध्यान रखना कि अगर आप इंडिविजुअल हो और इंडिविजुअल एचएफ हो और आपकी बिजनेस इनकम है, और अगर आपने न्यू स्कीम ऑप्ट कर ली है, तो आप हमेशा के लिए यही स्कीम अप्लाई करेंगे। नंबर 2 पे आता है कंसेशनल टैक्स रेट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले टैक्स रेट्स जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, दैट इज़ 0 से अगर 10,000 तक की उसकी ग्रॉस रिसीट है, उसकी इनकम है तो 10%, 10 से 20 पे है तो 20%, और 20 से 1 करोड़ तक है तो 30%, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 30% प्लस 12% सरचार्ज। लेकिन उसको एक ऑप्शन दे दिया है विच सेज कि अब जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए कंसेशन रेट थी वो अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, विच इज़ 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस सेस ऑफ 4%। तीसरी अपडेट ये है कि डोमेस्टिक कंपनीज़ पे जो कंसेशन रेट लगती थी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ पे भी एप्लीकेबल होंगी? जी हाँ, होंगी। और डोमेस्टिक कंपनीज़ जो कंसेशन रेट एप्लीकेबल कर रही हैं, ऑप्ट कर रही हैं, तो उनके लिए उनके लिए कोई भी डिडक्शन अलाउेबल नहीं होती है एक्सेप्ट 80JJAA और 80M। अब 80M क्या है? सेक्शन 80M, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M इज़ अ न्यू सेक्शन विच सेज कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड रिसीव कर रही है फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट और फॉरेन कंपनी, तो जो जितना भी डिविडेंड उन्होंने रिसीव किया है और उसी डोमेस्टिक कंपनी ने जिसने रिसीव किया है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, तो जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है उतने तक उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और जो डिस्ट्रीब्यूट किया है जो डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी ने, वो ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ड्यू डेट क्या है? रिटर्न फाइल करने की 1 महीने से पहले तक की तारीख। उसके बाद जो डीडीटी अब अबॉलिश हो चुका है, विच सेज कि पहले बोलते थे कि जो भी डीडीटी होगा वो कंपनी पे करेगी, उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए, जो कि अब ऐसा हो गया है कि शेयर होल्डर ही उसको पे करेगा, बट टीडीएस कंपनी अभी भी काटेगी उस पर। फिर अब डोनेशंस पे ऐसा हो गया है कि कोई भी डोनेशन अगर आप दे रहे हो तो डोनी जो होता है वो डोनर को डोनेशन का सर्टिफिकेट देगा, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड होगा वो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, जिस तरीके से 26A ऑटो पॉपुलेटेड होता है टीडीएस के केस में। एटीआईएसी में दो मेजर डिडक्शन आए हैं, दो मेजर चेंजेस आए हैं। वो ये है कि जो डिडक्शन फॉर स्टार्टअप्स था वो पहले कोई भी कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स आउट ऑफ द फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, फर्स्ट 7 ईयर्स में से 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप उसको डिडक्शन अवेल कर सकते हो, जो कि अब 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स हो चुका है। तो 7 की जगह 10 हो चुका है। और टर्नओवर अगर आपका पहले 25 करोड़ था, तो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा था तो आप क्लेम नहीं कर सकते थे। अब वो 25 करोड़ की लिमिट 100 करोड़ कर दिया है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, जो कि कहता है कि अगर कोई भी एक स्टेटलेस पर्सन है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है बट उसकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है आउट ऑफ इंडिया, तो वो डीम टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं, उनकी अब लाइबिलिटी हो गई है कि अगर साल में उसने 120 दिन या उससे भी ज़्यादा अगर वो इंडिया में रहा है तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। पहले ये चीज़ 182 दिन की थी। अब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की पहले कोई डेफिनेशन दे रखी थी, अब डेफिनेशन दे दी है। तो उसके हिसाब से अगर कोई भी एनआर पिछले 7 आउट ऑफ 10 प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स अगर वो एनआर है तो वो आरएनओआर होगा, अदरवाइज वो आरओआर होगा। 7 आउट ऑफ 10 अगर वो एनआर है तो वो आरएनओआर होगा, और अगर 7 आउट ऑफ 10 ईयर्स एनआर नहीं है तो वो आरओआर होगा। एचएफ के केस में मैनेजर को देखते हैं।
उसके बाद असेसमेंट्स की बात करें तो ऑल सिक्योरिटीज़, ऑल स्क्रूटनीज असेसमेंट्स सारी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली अब फाइल की जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग्स होंगी। अब इसमें सेक्शन 144 की प्रोसीडिंग्स भी इंक्लूड हो गई हैं। अगर एओ का कोई भी फाइनल ऑर्डर जाता है आईटीएडी के पास जाता है, और अगर आप डीआरपी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अब पहले एनआर अप्लाई नहीं कर सकता था डीआरपी में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में, लेकिन अब एनआर भी फाइल कर सकता है, और किसी भी तरीके का किसी भी टाइप का एओ का ऑर्डर होगा एनआर फाइल कर सकता है डीआरपी में अपील। असेसमेंट के साथ अब अपील्स भी इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल कर सकेंगे। आईटीएटी जो स्टे देता था विच इज़ मैक्सिमम अप टू 365 डेज, जो कि टुकड़ों में 180 दिन का देता था, वो स्टे अब मैंडेटरी अब आफ्टर ओनली आफ्टर डिपोजिशन ऑफ प्री डिपॉजिट ऑफ 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स के बाद ही होगा। यानी कि अब अगर कोई भी डिस्प्यूटेड टैक्स है, डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स है, तो उसका 20% आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तब ही आप स्टे ले सकते हैं, अदरवाइज स्टे नहीं मिलेगा आईटीएटी से। पेनल्टी भी अब इलेक्ट्रॉनिकली आपको नोटिस दिया जाएगा, ई पेनल्टी स्कीम आ चुकी है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में पहले सीए लॉयर सब आते थे, लेकिन अब यहाँ पे आईआरपी भी इंक्लूड हो गया है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पैनल, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईआरपी भी इंक्लूड चुका है। और अब अगर आपने जीएसटी सिंस आ गया है, तो अगर आपने फेक इन्वॉइसेस शो किए हैं तो आपकी पेनल्टी जितने भी टोटल फेक इन्वॉइसेस हैं उसके अमाउंट तक की होगी। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस इनकम की, तो टैक्स ऑडिट अब एप्लीकेबल होती है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो। लेकिन अगर ये कंडीशन तभी पूरी होगी जब आप 95% आपकी रिसीट और पेमेंट आपकी अदर देन कैश में नीचे हैं, अदरवाइज आपकी 1 करोड़ की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी। अगर 35AD की बात करें तो क्या 35AD में जो कैपिटल एक्सपेंस हम क्लेम करते थे, डिडक्शन क्लेम करते थे, क्या वो मैंडेटरी है? पहले मैंडेटरी था, अब ऑप्शनल कर दिया है। अब रिटर्न की बात करें तो रिटर्न की ड्यू डेट हमें सबको पता है 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर होती है, जो कि 30 सितंबर की जो ड्यू डेट है विच हैज़ नाउ बिन इंक्रीज टू 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर अब लास्ट डेट होगी, लेकिन आप ऑडिट रिपोर्ट एक महीने पहले भी सबमिट कर सकते हो। अच्छा, एनआर जिसकी सिर्फ और सिर्फ इनकम रॉयल्टी से है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, सिर्फ वो इनकम हो रही है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर उसका टीडीएस कट गया है तो। कैप गेन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर कोई एसेट आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है तो प्रोविजन ये था कि आप एफएमवी या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज़ हायर आप ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन जोड़ दी है कि एफएमवी कॉस्ट जो भी आपका अमाउंट आएगा विच शुड नॉट एक्सीड एसडीवी, यानी कि आप एसडीवी तक ही ले सकेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। टॉलरेंस बैंड जो पहले हुआ करता था वो पिछले साल 5% का था, यानी कि अगर आपकी जो सेल्स कंसिडरेशन उसका 105% करें और एसडीवी उसमें फॉल कर रही है, तो आपका जो सेल्स कंसिडरेशन 100% ही माना जाएगा, यानी 105 नहीं माना जाएगा, मतलब एसडीवी नहीं माना जाएगा। बट अब वो 5% का टॉलरेंस बैंड 10% कर दिया गया है, यानी कि अगर आपके सेल्स कंसिडरेशन का 110% भी एसडीवी से कम है तो आपकी एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन ही एफआरवी मान ली जाएगी, आपको एसडीवी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद अगर 194J की बात करें प्रोफेशनल सर्विसेज पे जो टीडीएस लगता है, तो उसमें जो टेक्निकल सर्विसेज होती हैं, जो भी सर्विसेज टेक्निकल सर्विसेज डेफिनेशन में फॉल करती हैं, तो उस पर अब 2% टीडीएस ही कटेगा, 10% नहीं कटेगा। बाकी सारी प्रोफेशनल सर्विसेज में 10% ही कटेगा, और कॉल सेंटर वाली पे तो पहले से 2% कट रहा है। अगर बिग कॉपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें जिनका पिछले साल का ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से ज़्यादा है, और तो अगर वो इंटरेस्ट पे कर रही हैं सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज़्यादा और अदर देन सीनियर सिटीजन को 40,000 से ज़्यादा, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेलर को पेमेंट करता है आउट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, सेलर को यहाँ पे हम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर सेलर को पेमेंट कर रहा है और सेलर तो कस्टमर से पेमेंट लेता है, तो सेलर को जो पेमेंट कर रहा है उस पर 1% टीडीएस अब वो काटना ज़रूरी होगा। अच्छा, टीसीएस का जो है वो अब स्कोप बढ़ा दिया है। तो टीसीएस पहले टिम्बर टोबैको इन सब पे लगता था, तो अब वो ओवरसीज रेमिटेंस, सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज और सेल ऑफ गुड्स, इन तीनों पे भी टीसीएस अब एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 194C में जो वर्क की डेफिनेशन थी उसमें अगर उसमें एक लाइन ऐड कर दी गई है विच इज़ कि एनी प्रोडक्ट इज सप्लाइड और मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर शैल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क इवन इफ रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय द कस्टमर्स एसोसिएट एंटरप्राइज, यानी कि कस्टमर के एसोसिएट एंटरप्राइज से रॉ मटेरियल लाया हो, और लेकिन जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बन रहा है, तो वो वर्क की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। तो ये रही मेजर चेंजेस। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोर देन 25 मेजर चेंजेस ऑफ
द फाइनेंस बिल 2020। मेरा यही मकसद था कि इसको कम से कम टाइम में मैं आपको प्रेजेंट करूं, ताकि सिंस वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, वी ऑल आर मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स एज वेल, और बाकी सब भी हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ पढ़ें इतना टाइम है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको लेस देन 10 मिनट्स में कवर किया जाए, तो कि लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू दी AKM शॉर्ट्स चैनल।